हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी लोग। आज है 22 तारीख 2024। हर दिन की तरह ये क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे इसी टाइम पे यहाँ पे कवर कराई जाती है। यहाँ पे आपके डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे जो आपका करंट अफेयर कवर कराया जाता है वो आपका बाइलिंगुअल में कवर कराया जाता है। पीएससी एग्जाम को लेकर के साथ साथ एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, एसआई का एग्जाम को लेकर के ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, डेली बेसिस पे नोट्स बनाते हुए चलिएगा और अच्छे से करंट अफेयर की क्लासेस डेली बेसिस में कवर करते हुए चलिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गारंटीड है, बहुत सारे टॉपिक्स मेरे तरफ से जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से नोट्स करते हुए चलिएगा और अच्छे से एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से पहले रिवीजन करते हुए चलिएगा और अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी करते हुए चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। ये है प्रोफेसर, प्रयागराज की प्रोफेसर है जिनका नाम है अदिति सेन। इनको अभी रिसेंट में यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, जीडी बिरला अवार्ड। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पे पहली महिला वैज्ञानिक यहाँ पे बनी है जिनको जीडी बिरला पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जीडी बिरला पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ये पुरस्कार 1991 में इसको स्थापित किया गया था। और जो वैज्ञानिक जो एक्सेप्शनल बेसिस पे जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा, जो 50 साल की कम उम्र में, उनको ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर अदिति सेन डे को यहाँ पे वर्ष 2023 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सम्मानित यहाँ पे किया गया। इस अवार्ड की स्थापना 1991 में हुई थी। 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए असाधारण वैज्ञानिक अनुसंधान को मान्यता ये देता है। ठीक है, तो अदिति सेन डे कौन है? एक प्रोफेसर है। कहाँ की? एक फिजिक्स है, याद रखिएगा, एक भौतिकी विज्ञान प्रोफेसर है। और ये बेसिकली प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा। किस इंस्टीट्यूट में? हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये एक प्रोफेसर है, यह ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा जो उत्कृष्ट योगदान दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में, उसी को लेकर के यहाँ पे इनको जीडी बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, अदिति सेन डे ये प्रोफेसर है प्रयागराज में हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ये ध्यान रख सकते हैं। इन्हीं को यहाँ पे जीडी बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। यहाँ जापान के द्वारा 232 बिलियन येन यहाँ पे दिया जा रहा है भारत को, जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। चलिए मुझे बताइएगा कि एक येन के बराबर कितना रुपीज़ होता है। देखते हैं कितने लोग को पता है, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, नहीं पता है तो। एक येन के बराबर कितना रुपीज़ होता है वो आपको बताना है। ये आपका पहला न्यूज़ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, इसको देखिएगा, सर्च कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली जो दिया जा रहा है ये भारत के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इसको डेवलप करने को लेकर के ये इन्वेस्टमेंट यहाँ किया जा रहा है। खास करके जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है भारत का, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जापान के द्वारा इन्होंने कमिट किया है कि 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भारत में, 9 विकास परियोजनाओं के लिए भारत में 232.2 बिलियन येन जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। ये ध्यान रख सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो किस किस से संबंधित है? तो एक है सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के, स्वास्थ्य सेवा को लेकर के, उद्यमिता को लेकर के, बागवानी को लेकर के, वानिका और शहरी जल आपूर्ति को लेकर के देख सकते हैं। ये सारे आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारी परियोजनाएं हैं जिसको डेवलप किया जाएगा, जिसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। फोकस किस चीज़ को रहेगा? जो उत्तर पूर्व के बुनियादी ढांचे हो गए, चेन्नई की यातायात हो गई, जो ट्रैफिक हो गई, और साथ साथ नागालैंड का जो स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि पर यहाँ पे खास करके ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारे 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको यहाँ पे फोकस करने को लेकर के जापान जो है इंडिया में 232 बिलियन येन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है। आर्थिक मामलों के विभाग के विकासशील और जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने ये सौदे को अंतिम रूप दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जापान की अगर हम लोग बात करें तो जापान आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ईस्ट चाइना सी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
येलो सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी ऑफ जापान देख सकते हैं। ये पूरा वाइट वाला पोर्शन जो है वो बेसिकली जापान है। और यहाँ पे इसकी कैपिटल जो है वो यहाँ टोक्यो है, देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया देख सकते हैं, साउथ कोरिया देख सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक लाइन डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को क्या कहते हैं? डिमार्केशन लाइन, याद रखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सुशिमा स्ट्रेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरिया स्ट्रेट, यहाँ पे देख सकते हैं फिलीपीन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा, देखते हैं कितने लोग को याद है। यहाँ पे एक प्लांट है जिसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या हो गया था, वहाँ से जो हार्मफुल जो गैसेस हैं वो उत्सर्जित होने लगे थे। तो उस एरिया को पूरी तरह से बैंड कर दिया है, और इसके जो बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल है उसको सी में डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहाँ पे आज के डेट में वो प्लांट जो है वो बंद कर दिया गया है। तो उस प्लांट का मुझे नाम बताइएगा, किस प्लांट को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, हिरोशिमा का नाम तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हिरोशिमा हो गया, नागासाकी हो गया। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो इतिहास में ऑब्वियस सी बात है सुनहरे अक्षरों में ये सारे बेसिकली नाम जो है वो अंकित है। और ये बहुत अच्छे से पता होगा सभी लोग को, एक बहुत ही ट्रेजेडी दिवस के रूप में बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या, यादगार के रूप में इसको याद किया जाता है सभी लोगों के द्वारा। तो वैसा दिन फिर कभी किसी देश में, कभी किसी के शहर में ऐसा नौबत ना आने को मिले। तो जापान जो है एक ईस्ट एशिया का एक आइलैंड कंट्री है, ये पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। लोकतंत्र है, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसा हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वैसे ही सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है फूमियो किशिदा है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ की करेंसी है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये न्यूज़ में तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा, आज के डेट में बहुत सारे न्यूज़ में ये बने हुए हैं। ये बेसिकली एक सफाई कर्मचारी है जो आज के डेट में चंडीगढ़ के मेयर के रूप में ये जीत गए हैं। आज के डेट में ये आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले ये कनेक्टेड थे कांग्रेस के साथ, फिर बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्ट हो गए थे 2021 में, और आज के डेट में ये इलेक्शन जीत गए हैं। किसका? चंडीगढ़ मेयर का। एक्चुअली इलेक्शन जो था वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा गलती की गई थी 25% वोटों की, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर शब्द में आर्टिकल 140 का यूज़ 142 का यूज़ करके जो कंप्लीट जस्टिस का जो एक राइट देता है संविधान हमें, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, कि वो एक इस आर्टिकल का यूज़ करके कंप्लीट जस्टिस कर सके। तो यहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि हाँ 8 वोट, जो कि 36 में से 8 वोट जो था वो रिटर्निंग ऑफिसर की गलती थी, जो बेसिकली उनको इनवैलिड का करार दे दिया गया था। वो 8 वोट को वैलिड का करार दिया गया, जो कि इनके पक्ष में था। किनके पक्ष में? यहाँ पे कुलदीप टीटा की बात यहाँ पे कही जा रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कुलदीप जी को यहाँ पे चंडीगढ़ के नए मेयर के रूप में। तो ये पहले क्या थे, ये पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर 2021 की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, पहले की अगर हम लोग बात करें तो ये पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में हुए, फिर ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए 2021 में। ये पहले सफाई कर्मचारी थे, और अभी इनका ध्यान जो है जो भी राजनीतिक गंदगी है शहर में उसको सुधारना है, उसी के ऊपर ये फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी फ़िलहाल ये टेंट का बिजनेस करते थे, और अभी रिसेंट में मेयर के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको चयनित किया गया। तो टैकलिंग यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे दादू माजरा के डंप मामले से निपट रहे हैं ये लोग। और इनका एम क्या है कि जो जितने भी सिविक प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को, उनका लक्ष्य लंबे समय से चल रही आ रही नागरिक समस्याओं का समाधान करना है। ये क्योंकि ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए व्यक्ति, इनको पता है कि लोगों की समस्या क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है लोकल लेवल पे उन लोगों की समस्या का सुधार वही बंदा कर सकता है जो बेसिकली ग्राउंड लेवल से कनेक्टेड हो, उसी जगह से कनेक्टेड हो, उसी जगह से जुड़ा हुआ हो। तो ये एक सका इनका एम जो है वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आर्टिकल 142 की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बहुत जगह यूज़ किया जा चुका है, हर जगह, चाहे वो बाबरी मस्जिद का ही केस क्यों ना हो। इसका चलिए मुझे इसका बताइएगा जजमेंट कब आया था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पता होना चाहिए अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के। ये अयोध्या केस हमेशा आज के अगले 1 साल तक, ये अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होने वाले हर जगह ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अयोध्या के पूरे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलिएगा। ठीक है,
चलिए मुझे इसका जजमेंट बताइएगा, कब आया था बाबरी मस्जिद का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया जाता है आर्टिकल 142 के तहत हमारे संविधान के तरफ, ताकि ये एक तरह से कंप्लीट जस्टिस, जो केसेस लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है उसको कंप्लीट जस्टिस करके, एक्स्ट्रा पावर का यूज़ करके कंप्लीट न्याय जो है दिला सके। बहुत सारे केसेस ऐसे आप सवाल पूछेंगे इसकी, इस तरह के कब कब यूज़ किया गया है, तो देख सकते हैं अभी लीकर बैन का जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 का यूज़ करके वो लिया गया था कि जो हाईवे, मेन हाईवे से 500 मीटर के डिस्टेंस पे कोई भी लीकर का शॉप नहीं होगा। तो ये जो डिसीजन था वो भी इसी के तहत आया था। 2011 में AK गांगुली और जस्टिस दीपक वर्मा का जो केस था वहाँ पे भी कोर्ट के द्वारा यहाँ पे इसका यूज़ किया गया था। इसके साथ था कर सेवका, जो ट्रायल जो है वो लखनऊ कोर्ट में चल रहा था। दूसरा रायबरेली कोर्ट को यह से संबंधित जो केसेस है जहाँ पे VVIP ने एक्यूज़ किया था कि इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस को लेकर के, जहाँ पे CBI जो थे वो कॉन्स्पिरेसी स्टोर करने के लेकर के उसके ऊपर चार्ज किया गया था। तो ये सारे जो केसेस हैं एक तरह से एग्जाम्पल है आर्टिकल 142 का, तो उसी को ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 142 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दिया जाता है ताकि पूर्ण न्याय को सुनिश्चित कर सके, ये कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सके आर्टिकल 142 का यूज़ करके। और जो रिटर्निंग ऑफिसर इसमें आप देख सकते हैं उनके द्वारा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का घोषित परिणाम स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन था, यानी उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी वो एक तरह से गलत कही गई थी। 8 वोटों का उन्होंने झोला किया था, 8 वोटों का उन्होंने बेसिकली हेरफेर किया था। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे आर्टिकल 142(1) का यूज़ करके सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा कि उन केसेस को यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस देगा जो बेसिकली पहले से काफ़ी समय से असाधारण अधिकार यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है, या मौजूदा कानून या कानूनों में पर्याप्त उपचार की कमी हो सकती है। तो इन सभी का यूज़ वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा पावर आपको ये प्रोवाइड करता है ताकि वो पेंडिंग जो लंबे समय से चल रहे केसेस हैं उसमें कंप्लीट जस्टिस दे करके उस केस को क्लोज कर सके। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे जो है वो स्टारटेक से रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने रिसेंट में एक न्यूज़ कवर किया था कि टॉप 3 IT कंपनीज, चलिए मुझे बताइएगा टॉप 3 IT कंपनीज का नाम मुझे बताइएगा। ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं वर्ल्ड में। ठीक है, स्टार ट्रेक जो है वो आज के डेट में न्यूज़ में इसलिए बना हुआ क्योंकि ये बेस्ट वर्किंग प्लेस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरी तरह से ग्लोबल एक्सपीरियंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। स्टारटेक जो है एक तरह से ऑनर करता है कि वो अच्छे तरीके से वहाँ पे कई एम्प्लॉय जो है वो काम कर सके। ठीक है, 2023 के लिए IT और ITBM में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक के रूप में इसको सम्मानित किया गया। SM गुप्ता की बात करें तो जो कि ग्लोबल चीफ है यहाँ के पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे स्टारटेक के आप देखने को मिलेगा, जो एक तरह से क्या करते हैं कंपनी का फोकस रहता है। कंपनी का फोकस किस चीज़ पे रहता है कि एक तरह से वो क्या कर सके, जो इंटीग्रिटी है, डाइवर्सिटी है, इनोवेशन और टीम वर्क है उसको ये क्या कर सके, मेंटेन रख सके, उसके ऊपर जोर दे सके। ठीक है, तो स्टारटेक जो है वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट वर्क प्लेस है। IT के सेक्टर की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली रिलेटेड है कि माल्टा से लेकर के माल्टा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सौर गठबंधन की बात कही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। तो माल्टा यहाँ पे 119वां कंट्री आपको देखने को मिलेगा जो कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस में जुड़ गया है। ठीक है, इसका हिस्सा बन गया है। देखिए ये करंट अफेयर की जो क्लास है, ये करंट अफेयर की क्लासेस आपकी जो स्टेट वाइज भी इम्पॉर्टेंट है। स्टेट वाइज की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी टीचर लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, PCS लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक तरह से ये सारे न्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत बारीकी से समझते हुए चलिएगा।
इसके साथ साथ आर्टिकल्स का सीरीज चल रहा है, आप लोग उसको देख नहीं रहे, थोड़ा सा उसको जा करके देखिए। आप लोग सभी लोग जो लोग नहीं देख रहे हैं, आर्टिकल का सीरीज आपको देखने को मिलेगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, उस सारे आर्टिकल्स के सीरीज को अच्छे से समझिए, कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये माल्टा जो है, माल्टा को यहाँ पे अभी ज्वाइन किया गया। माल्टा के जो विदेश मंत्रालय हैं, ठीक है, उसके जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टोफर कटाजर, इनके द्वारा ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में साइन किया गया है। किसके सामने? अभिषेक सिंह के सामने, जो कि कौन है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं या फिर हेड ऑफ डिपॉजिटरी आप कह सकते हैं, उनके सामने ये साइन किया गया है। ISA का हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम हरियाणा में, ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और न्यूज़ का आंसर दीजिए क्वेश्चन का। इंडिया में देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, ये मुझे बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन, इंडिया में देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें जो है जो आपको पता होना चाहिए। माल्टा देश की बात करें तो ये मेडिटेरियन सी में पड़ता है। ये माल्टा यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल वैलेटा है। इसकी करेंसी जो है वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे करेंसी जो है वो आप यूरोपियन का चलती है, यूरो चलती है, कॉन्टिनेंट यूरोप का हिस्सा है। और यहाँ पे बहुत सारे शासक जैसे रोमन हो गया, मूर हो गया, नाइट ऑफ सेंट जॉन हो गया, ये सारे बेसिकली यहाँ पे राज कर चुके हैं, ठीक है। अगला न्यूज़, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा अभी यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है। ये इनिशिएटिव जो है वो किससे संबंधित है? तो ये इनिशिएटिव जो है बेसिकली स्किल इंडिया सेंटर से रिलेटेड है, जो कि कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पे इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, पहले कौशल भारत केंद्र का, और ये संबलपुर में किया गया। इसका एम क्या है? क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना, अच्छी गुणवत्ता का शिक्षा यहाँ पे देना, एक तरह से ट्रेनिंग देना, ठीक है, ट्रेनिंग देना, और यूथ को क्या करना? प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है, यूथ को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशक्त बनाना, और एक तरह से क्या करना? 21वीं सदी के लिए एक सक्षम कार्यबल बनाना भी है। तो ये पूरी तरह से कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे स्किल इंडिया सेंटर को यहाँ पे उद्घाटन किया गया संबलपुर में, और इसी तरह का सेंटर आपको उड़ीसा के दूसरे लोकेशन में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बेसिकली SIC की अगर हम लोग बात करें तो कम लागत वाले पाठ्यक्रमों की शुरुआत से बड़ी संख्या में युवा सशक्त हो पाएंगे, इसीलिए इसकी फीस भी बहुत कम है, कोर्सेस की लो कॉस्ट कोर्सेस है। यहाँ पे बेसिकली युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ये सारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो संबलपुर की बात करें तो संबलपुर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। भुवनेश्वर यहाँ पे इसका कैपिटल है। उड़ीसा जो है पूर्व राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, ठीक है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे इंडियन रोलर यहाँ का स्टेट वर्ड है। डिस्ट्रिक्ट 30 है। फ्लावर की बात करें, अब तो याद हो गया होगा, अब तो आपको उड़ीसा से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बारीकी से याद हो गया। कितनी बार मैंने मैप को लेकर के आपको गाइड किया है, और एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर राज्य के बारे में भी मैं थोड़ा से इन्फॉर्मेशन देता हुआ चलता हूँ, ताकि आपको पता चल सके जैसे उस राज्य के बारे में, कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, कंट्री बेसिकली कैपिटल क्या है, कितने प्रोविंस हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वहाँ पे इंडिया के द्वारा यहाँ पे अभी $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, किसमें? $1 मिलियन में पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन फंड में, ठीक है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। और ये बेसिकली स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये बेसिकली भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और IBSA के द्वारा स्थापित गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में भारत ने $1 मिलियन का यहाँ पे योगदान किया है। इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? गरीबी और भूख को कम करना है। चलिए देखिए, हम लोगों ने बहुत टाइम से सशक्त लक्ष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, सशक्त लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताइएगा जीरो हंगर जो है
जीरो हंगर वो किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत आता है, वो मुझे नंबर बताइएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन। इंडिया यहाँ पे पूरी तरह से स्थायी प्रतिनिधि आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र में, और एक तरह से यहाँ की जो एम्बेसडर है वो रुचिरा काम्बोज है। दक्षिण में इसको देख सकते हैं, दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक दीमा अल खतीब को यहाँ पे चेक सौंपा गया, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो $1 मिलियन का यहाँ पे गरीब और भूख उन्मूलन कोष में योगदान किया गया, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो अंतर्राष्ट्रीय मदर लैंग्वेज डे के रूप में है, जो कि 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है मातृभाषा दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, सॉरी राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कहाँ से आ गया, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे मातृभाषा दिवस यहाँ पे आप कह सकते हैं। और ये दिवस जो है वो बहुभाषी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पे सीखने के लिए एक तरह से क्या है, सीखने और पीढ़ीगत सीखने का एक स्तंभ के रूप में आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। 1999 नवंबर की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को की बात कही जा रही है, ये यहाँ पे घोषणा किए हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को लेकर के। कब, 1999 को। बाद में इसको स्वागत कर लिया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्वागत कर लिया गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में कब सेलिब्रेट किया था, 21 फरवरी को 1999 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है हर साल, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे शशि थरूर से रिलेटेड है। इनको फ्रेंच के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड यहाँ पे सम्मानित किया गया, तो नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया फ्रांस के सर्वोच्च। चलिए मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन बताइएगा कि किस आर्टिकल के तहत हम किसी भी देश से या किसी से भी हम अवार्ड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब टाइटल की बात आए तो हम वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे शशि थरूर जी को यहाँ पे सम्मान, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, ऑनर अवार्ड यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पे जो है वो इनके द्वारा जीता गया, सम्मानित किया गया। फ्रांस सरकार ने अगस्त 2022 में पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर के लिए पुरस्कार की घोषणा की थी, तो देख सकते हैं इसकी घोषणा अगस्त में ही हो गई थी 2022 में, और अभी जाकर के इनको ये पुरस्कार मिल रहा है। बहुत सारे सेवरल बुक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कई पुस्तकें के लेखक और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद जो हैं वो थरूर को फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जर्राट, देख सकते हैं फ्रांसीसी सीनेट के प्रेसिडेंट जो है जेराट लजार द्वारा फ्रांसीसी दूतावास में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसको ध्यान से आंसर करते हुए चलिएगा कमेंट सेक्शन में, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मैं सारे के कमेंट्स पढ़ता हूँ और जिनका थोड़ा सा गलत भी रहता है तो उसको मैं रेक्टिफाई भी करता हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कमेंट्स में आप आंसर कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मेरी तरफ से हर एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि आपके करंट अफेयर्स सही हो सके, तो थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाने की ज़रूरत है और वो आपको दिखानी होगी। ठीक है, अभी यूपीएससी का फॉर्म निकला हुआ है, देखा है मैंने, बहुत से लोग अभी तक सोच ही रहे हैं, इंस्ट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं बीपीएससी का पेपर नहीं हो पा रहा है, यूपीएससी, अरे अपने आप को आप ही अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, और तो फिर कैसे हो पाएगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, और फॉर्म भरिए 100 रुपये का फॉर्म है और बहुत से लोगों को तो फ्री में ही हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से कवर कीजिए, और डेफिनेटली एग्ज़ाम में बैठिए। मैं चाहता हूँ एक बार एक्सपीरियंस करके आएंगे कैसा एग्ज़ाम था, और एक तरह से अपने आप को वहाँ पे और सीख सकते हैं सारी चीज़ें। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, फ्रांस का हाईएस्ट, तो कौन से आर्टिकल के तहत हम अवार्ड को रिसीव कर सकते हैं, टाइटल को रिसीव नहीं कर सकते हैं, ये मुझे बताइएगा। इसके साथ साथ आप मुझे बताइए पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कौन सा है,
इसके साथ साथ ब्रिटेन का भी बताइएगा मुझे, ब्रिटेन का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कौन सा है। ये दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। भारत का पता है कि नहीं पता है, चलिए भारत का भी बता दीजिएगा, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। यहाँ पे अगला न्यूज है वो एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 को लेकर के। और ये जो बेसिकली एक्सरसाइज है, ये बेसिकली एक तरह से शांति प्रयास 4 जो सैन्य अभ्यास है वो अंतर संचालियता को बढ़ाने के लिए भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित 19 देशों की भागीदारी के साथ नेपाल में सेना मुख्यालय में इसको शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई, तो नेपाल में की गई, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सभी लोग यहाँ पे इस उद्घाटन में शामिल है। और यहाँ पे इनको कहा जा रहा है कि एक तरह से जो भागीदारी है 19 देशों की इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो एक तरह से अपने आप में अंतर साचल्यता को बढ़ा सके, इंटरकनेक्शंस बना सके। और पुष्प कमल दहल की बात करें तो ये प्रचंड ने विशेष समारोह का यहाँ पे उद्घाटन भी किया है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो ये बेसिकली वीरेंद्र शांति ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र में हो रहा था, तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर। याद रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 की बात करें तो ये नेपाल में हो रहा था, ये ध्यान रखिएगा। नेपाल की बात करें, देख सकते हैं नेपाल में टोटल लैंग्वेज की बात करें तो नेपाली है। जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहाल है और 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। नेपाल रुपीस यहाँ पे करेंसी है और काठमांडू यहाँ का कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ता है। अगला न्यूज़ यहाँ पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड है। अभी रिसेंट में ये अवार्ड आयोजन हुआ था जिसमें जो फिल्म को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो आपके सामने देख सकते हैं। तो बेस्ट फिल्म की बात करें तो वो जवान है, ठीक है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की बात करें तो 12th फेल है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो शाहरुख खान है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तरानी मुखर्जी है, चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में। डायरेक्टर की बात करें संदीप रेड्डी वांगा है एनिमल के लिए। नेगेटिव रोल की बात करें तो बॉबी देओल एनिमल के लिए। इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करें तो ओपेनहाइमर के लिए। वेब सीरीज की बात करें तो फर्जी। और म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी लोगों को यहाँ पे इस अवार्ड में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 का, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है प्रसुमा। प्रसुमा जो है वो आज के डेट में इंटरनेशनल टेस्ट अवार्ड इनके द्वारा जीता गया। यह वह ब्रांड जो इंटरनेशनल टेस्ट अवार्ड यहाँ पे इनके द्वारा जीता गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रसुमा जो है भारत, अगर मैं बात करूँ तो अग्रणी फ्रोजन फूड्स ब्रांड प्रसुमा ने अंतर्राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार जीतने वाला पहला और एकमात्र भारतीय खाद्य ब्रांड बनकर एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। तो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पाइसी चिकन मोमोज आप देख सकते हैं, बीबीक्यू चिकन भाव बोन्स चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 में से 2 स्टार, यहाँ 3 में से 2 सितारों से सम्मानित इसको किया गया। और यहाँ पे सुपेरियर स्वाद पुरस्कार 2024 के लिए 3 से 2 सितारों के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज नोएडा से रिलेटेड है। नोएडा में यहाँ पे फ्लावर शो हुआ था जो कि 36वां था, देख सकते हैं कि नोएडा में ये जो शो जो है वो यहाँ पे 70 फ्लावर वेराइटीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया था रामलीला ग्राउंड में। फोकस क्या था, स्टॉक को दिखाना कि हमारे पास जो है उसकी थीम जो है फ्लावर की, देख सकते हैं थीम जो है फोकसिंग ऑन स्टॉक, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। किस्मों का प्रदर्शन किया गया, फूल के रूप में स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रदर्शनी में रोपण और खाद बनाने, खाद स्टॉलों पर बच्चों के लिए कार्यशालाएं संभाल थी। और स्कूल और RWAS की बात करें तो एक तरह से इनको आमंत्रित भी किया गया था। 3 लाख लोगों की उपस्थिति में इसकी
उपज हुई थी। तो यहाँ पे 80 स्टॉल देख सकते हैं, फ्री एंट्री यहाँ पे दिया गया है। गार्डनिंग कंपटीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल्चरल शोज देख सकते हैं, और सोशल इश्यूज की बात करें, सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटकों के साथ 80 स्टॉल भी यहाँ पे शामिल थे। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। याद रखिएगा नोएडा का 36वां फ्लावर शो है जो कि रामलीला ग्राउंड में है, फोकस किया जा रहा है स्टॉक के ऊपर, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बात कही जा रही है नोएडा को लेकर, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी सॉल्ट को लेकर के नॉर्मल सैलिनिटी सी वाटर की बात कही जा रही है। तो एनॉक्सिन मैरिन बेसिन की बात करी जा रही है। ज्योग्राफी का कंटेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो एनॉक्सी मतलब क्या होता है? एनॉक्सी वह एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर हो, ठीक है। तो एनॉक्सी समुद्री विषम समुद्र तल पर ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत कम या बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो अक्सर गहरे समुद्र की खाइयों में आप देख सकते हैं एनॉक्सी मैरिन बेसिन्स देखने को मिलेगा। संलग्न तो समुद्री घाटियों में ये पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये वातावरण अधिकांश प्रकार के जीवन पशु जीवन का समर्थन करने में असमर्थ है। जबकि देखा जाए तो ये बेसिकली केमो ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो हैं उसके अद्वितीय समुदाय को आश्रय दे सकते हैं और इन ऑक्सीजन रहित स्थितियों में पनपते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं। ऑक्सीजन डिप्लेटेड कंडीशंस में ये आप देखिएगा ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा डेप्थ वाला एरिया होता है समुद्र का, वह एरिया जो जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिलता, खास करके डीप ओशन ट्रेंच की बात कही जा रही है, यानी समुद्री घाटियाँ हैं वहाँ की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं मंथली सी सरफेस ट्रांसफर टेम्परेचर को लेकर के। ला नीना कंडीशन ऊपर में, नीचे एल नीनो कंडीशन देख सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर 1993 का आपको देख सकते हैं, एल नीनो कंडीशन 1997 का, और 1998 ला नीना कंडीशन आप देख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें कहा जा रहा है कि ला नीना और महासागर का तापमान ये दो हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ये एक हिस्सा है प्राकृतिक जलवायु घटना का, और यहाँ पे एक नीनो दक्षिणी दोलन यानी ENSO नीनो साउदर्न ऑसिलेशन साइकिल जो कि रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस को लेकर के सी सरफेस टेम्परेचर में। एक तरह से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी हो सकते हैं उतार चढ़ाव का प्रतिनिधित्व पर, ये ध्यान रख सकते हैं। ला नीना जो है एक फेज है जहाँ पे कूलर जो है वो उस एरिया में पहुँच रहा है जहाँ पे प्रकाश की कमी है, ठीक है। मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखा प्रशांत क्षेत्र में औसत से अधिक ठंडे SST की विशेषता बताता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट टर्म्स है, थोड़ा सा इसको कवर करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये था पूरा आज का करेंट अफेयर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से कवर हुआ होगा। देखिए आप लोग क्लासेस नहीं कर रहे, क्लासेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मुझे क्लास का आउटपुट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें थोड़ी सी अलग लेवल पे मुझे सोचनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा वैसा चीज़ें क्लियर ना हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा कोशिश कीजिए निकालने का और इसको अच्छे से कवर करने का। बाकी जो लोग टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइंट है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे आपको सारे PDF प्रोवाइड किए जाते हैं और अच्छे से कवर कीजिए सिलेबस को। और UPSC का फॉर्म जिन लोगों ने नहीं भरा है भर दीजिए ताकि लास्ट मिनट पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।